अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस जनरल नॉलेज के लेक्चर में हम दुनिया के इम्पोर्टेंट सिटीज़ और उनके टाइटल्स के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तानी सिटीज़, उनके ओल्ड नेम्स और उनके टाइटल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इम्पोर्टेंट क्रॉप्स जो हैं, जो कि जैसा कि आपके पास रबी क्रॉप्स हो गई या ख़रीफ क्रॉप्स हो गई, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं पाकिस्तान में। जो प्रोटीन का सोर्स है सबसे ज़्यादा किस फसल से या किस चीज़ को खाने से पाकिस्तानी अपना प्रोटीन सोर्स पूरा करते हैं, मकई को खाने से क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आज मैंने इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम चलते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड विद देयर टाइटल्स। पहला सिटी आपके पास है हार्बर सिटी। हार्बर सिटी वो सिटी होता है जो बेसिकली किसी समुंदर या फिर ओशन के साहिल पर आबाद हो। तो सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी है, ये अपने लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर की वजह से फेमस है। इसका लैंडमार्क अगर आप कहें कि लैंडमार्क क्या होता है, बेसिकली ये भी जान लें। लैंडमार्क का मतलब होता है कि कोई करीबी ऐसी जगह जो मशहूर हो, कोई बिल्डिंग मशहूर हो, जिससे उस ख़ास जगह को जिसके बारे में आप ढूंढना चाह रहे हैं उसको पहचानने में आसानी हो सके। तो यहाँ पे जो की लैंडमार्क है हार्बर सिटी का, वो सिडनी ओपरा हाउस है और हार्बर ब्रिज है। तो ये सिडनी ओपरा हाउस आपके सामने है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलें तो हार्ट ऑफ द यूरोप किस सिटी को कहा जाता है, तो वो बुदापेस्ट को कहा जाता है। ये आपके सामने है और ये हंगरी का सिटी है, सेंट्रल यूरोप में वाक़ है। और इसका लैंडमार्क अगर हम बात करें तो हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग ये आपके सामने मौजूद है। तो ये बेसिकली इसका लैंडमार्क है। नेक्स्ट आगे चलें तो आपके पास द बिग एप्पल, ये न्यूयॉर्क सिटी को बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट का सिटी है। ग्लोबल फाइनेंशियल और कल्चरल सेंटर है। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़, उनके जो आप कह लें कि हेडक्वार्टर्स, वो यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो यहाँ का, इसको तो हर कोई जानता है, तो यहाँ का लैंडमार्क स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। नेक्स्ट आपके पास इंपीरियल सिटी है। इंपीरियल सिटी जो है वो उस वियना को कहा जाता है जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर मौजूद है। और उसके अलावा ये बेसिकली हैब्सबर्ग एम्पायर का फॉर्मर कैपिटल भी रह चुका है जो वियना है। और शॉनबर्न पैलेस जो है ये यहाँ का लैंडमार्क है। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इनको मैंने इसके अंदर कंबाइन कर दिया है ताकि आपको एक ही जगह से सारा सोर्स मिल जाए। नेक्स्ट चलते हैं, सिटी ऑफ लाइट्स, वो पेरिस को बोला जाता है, फ्रांस के अंदर मौजूद है। अपने आर्ट, फैशन और इनलाइटनमेंट की वजह से ज़्यादा मशहूर है। और ये एफिल टावर जो है आपके सामने मौजूद है, ये इसका लैंडमार्क है। नेक्स्ट आगे बात करें तो सिटी ऑफ 100 स्पायर्स, प्राग को बोलते हैं, चेक रिपब्लिक का सिटी, चेक रिपब्लिक जो कंट्री है उसका सिटी है ये अपने गोथिक चर्चेज़ और टावर्स की वजह से मशहूर है, सिटी ऑफ 100 स्पायर्स। नेक्स्ट चलें तो सिटी ऑफ सेल्स है, जिसको हम कहते हैं कि ऑकलैंड, न्यूजीलैंड का एक सिटी है ऑकलैंड, उसको सिटी ऑफ सेल्स बोला जाता है। और ये अपने टॉप सेलिंग सिटीज़, दुनिया के जो टॉप सेलिंग सिटीज़ हैं उनमें से एक है। पुराने दौर के अंदर ना ऐसी कश्तियाँ चलती थी जो हवा की मदद से, उसके ऊपर बड़े बड़े वाइट कलर के पर्दे लगे होते थे जो हवा की मदद से चलती थी। तो बेसिकली अगर हम ऑकलैंड की बात करें तो ये लार्ज नंबर ऑफ़ सेलिंग बोट्स और स्ट्रॉन्ग सेलिंग कल्चर की वजह से इसको सिटी ऑफ सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलें, सिटी ऑफ एंजल्स, तो ये लॉस एंजल्स को बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मौजूद है। इसको हॉलीवुड का घर भी माना जाता है, जो आपका पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, ये उसका होम भी माना जाता है। नेक्स्ट आगे चलें तो आपके पास पीस कैपिटल है जो कि जिनेवा को स्विट्ज़रलैंड में वाक़ है। और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो जितने भी पीस टॉक्स होते हैं ऑलमोस्ट स्विट्ज़रलैंड के अंदर होते हैं, जितने भी मुआहदे साइन होते हैं वो स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा में जाकर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द बिग स्मोक, लंदन को बोलते हैं, बेसिकली इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड का सिटी है ये। हिस्टोरिक निक नेम ऑफ लंदन जो है वो द बिग स्मोक के नाम से है। यहाँ से एक और एमसीक्यू भी बन सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है ये जो टावर है इसका स्पेसिफिक नेम है द बिग बेन टावर, या इसको एलिज़ाबेथ टावर भी कहते हैं, ये कहाँ पे मौजूद है, तो ये लंदन के अंदर मौजूद है। ग्रे सिटी की बात करें तो ये बेसिकली आपके पास
ग्लासगो जो है वो ग्रे सिटी कहलाता है, और उसको ग्रे सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जो इमारतें मौजूद हैं वो बेसिकली सैंडस्टोन से बनी हुई हैं, इस वजह से उसको ग्रे सिटी कहा जाता है। ग्लासगो जो है वो यूके में मौजूद है, और इसका रीजन जो है वो आपके पास स्कॉटलैंड आ जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, द इटर्नल सिटी, वो रोम को बोला जाता है। कोलोसियम जो है वो इसका लैंडमार्क है। इसको इटर्नल सिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि रोम के जो लोग थे ना, वो ये बिलीव करते थे कि ये शहर जो है वो हमेशा के लिए रहने वाला है, तो डेट्स वाई इसको इटर्नल सिटी बोला जाता था। कोलोसियम का नाम सुन के आपके जहन में आ रहा होगा, तो ये बेसिकली एक एम्फी थिएटर था जहाँ पे रोमन्स जो है, ग्लैडिएटर्स जो होते थे वो लड़ा करते थे, एनिमल को हंट किया करते थे, और उसके अलावा जितने भी पब्लिक स्पेक्टेकल्स होती थी वो वहाँ पे ही कोलोसियम के अंदर ही होती थी। आगे चलते हैं तो आपके पास सिटी ऑफ कैनाल्स है, ये वेनिस को बोलते हैं। ये इटली के अंदर मौजूद है। इसको सिटी ऑफ कैनाल्स इसलिए बोला जाता है कि ये 100 से ज़्यादा, मोर देन 100 स्मॉल आइलैंड से मिलकर बना है, और तकरीबन 150 के करीब जो कैनाल और 400 से ज़्यादा ब्रिजेस जो हैं वो इसमें मौजूद हैं, तो इस वजह से इसको सिटी ऑफ कैनाल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास सिटी ऑन द टू कॉन्टिनेंट्स। ये आपके पास इस्तांबुल है क्योंकि ये यूरोप यूरोप और एशिया को मिलाता है, और ये टर्की के अंदर है। ये उसका पहला कैपिटल था, अब सेकंड कैपिटल जो है वो उसका अनकरा है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है सिटी ऑफ ड्रीम्स, ये मुंबई को कहा जाता है, ख्वाबों की दुनिया, ख्वाबों की नगरी, ठीक है। ये इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल भी है। नेक्स्ट आपके पास है सिटी ऑफ थाउजेंड मीनारेट्स, तो ये कायरो को कहा जाता है, ये इजिप्ट का सिटी है। कायरो को सिटी ऑफ थाउजेंड मीनारेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी हिस्टोरिक मॉस्क्स थी वो यहाँ पे आपको देखने के मिलती हैं, और उनके जो टावर्स होते थे वो बहुत लंबे लंबे होते थे, जिस वजह से इसको सिटी ऑफ थाउजेंड मीनारेट्स बोला जाता है। इसका दूसरा नाम सिटी ऑफ मॉस्क्स भी है, मस्जिदों का शहर। नेक्स्ट आपके पास नॉर्दर्न कैपिटल है जो कि बेसिकली बीजिंग को बोला जाता है, चाइना का कैपिटल है, और ये होम टू द फॉरबिडन सिटी भी है। इसको होम टू द फॉरबिडन सिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो किंग और मिंग डायनेस्टी थी चाइना की, वहाँ पे तकरीबन 500 साल के करीब जो है उनके जो एम्परर्स थे वो एक इम्पीरियल पैलेस के अंदर रहते थे, और वहाँ पे आम लोगों को जो है वो जाने की इजाज़त नहीं होती थी जब तक एम्परर उनको परमिशन नहीं देगा, तो इस वजह से इसको फॉरबिडन सिटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट आपके पास है वीनस ऑफ द नॉर्थ, तो वो सेंट पीटर्सबर्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग की अगर हम बात करें तो ये रशिया का एक सिटी है जो कि बहुत सारे आइलैंड्स के ऊपर बना हुआ है, और इसके अलावा इसमें न्यूमरस आपको रिवर्स और कैनाल्स देखने को मिलेंगे, और 100 ऑफ ब्रिजेस जैसा कि वीनस के अंदर हैं वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं, तो इस वजह से इसको वीनस ऑफ द नॉर्थ बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं तो सिटी ऑफ वायलेट क्राउन, एथेंस को बोलते हैं, और इसका जो लैंडमार्क है वो एक्रोपोलिस है। सिटी ऑफ वायलेट क्राउन एथेंस को क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, तो चलें आज आपको बताते हैं। सिटी ऑफ वायलेट क्राउन एथेंस को इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहले तो ये ग्रीस के अंदर मौजूद है, एक कंट्री है ग्रीस, वहाँ के शहर का नाम है एथेंस, और इसको इसलिए बोला जाता है, वहाँ का एक शायर था जिसका नाम था पिंडर, वो इसको वायलेट क्राउंड कहता था, और वो इस वजह से कहता था क्योंकि अक्सर इस सिटी के ऊपर वायलेट और पर्पल किस्म का ग्लो देखने को मिलता था, जिस वजह से इसको सिटी ऑफ वायलेट क्राउन बोला गया। अच्छा, ये जो एक्रोपोलस है, एक्रो का मतलब होता है आपके पास के हाईएस्ट या फिर एलिवेटेड पॉइंट, पोलिस का मतलब होता है ग्रीक ग्रीक लैंग्वेज में सिटी को, तो एक्रोपोलिस से मुराद हुआ हाई सिटी और सिटी ऑन अ हिल, तो इस वजह से ये इसका करीब तरीन लैंडमार्क है एक्रोपोलिस, सिटी ऑफ एथेंस। और नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट
क्रॉप्स के बारे में हमारे पास दो तरह की क्रॉप्स होती हैं, एक को हम रबी क्रॉप्स कहते हैं और एक को हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। रबी क्रॉप्स को अगर हम देखें तो इनका जो सोइंग सीज़न होता है, मतलब इनको जो बोया जाता है वो अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान विंटर में बोया जाता है, और इनकी जो कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, वो अप्रैल से मई के दरमियान स्प्रिंग समर सीज़न के अंदर हो जाती है। इनको जो क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है वो कूल और ड्राई चाहिए होता है। एग्जांपल आपके पास वीट है, यानी कि गंदम। अच्छा जी, कुछ फसलें हैं, अक्सर इनमें से आपसे पूछ लेता है जी बताएं रबी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। आपको 4 ऑप्शन देगा, 3 उसमें वो आपके पास खरीफ क्रॉप डाल देगा, एक वो रबी का ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बन सकता है। तो वीट, बार्ले, ग्राम जिसको चिकपी चना भी कहते हैं, लेंटिल दालें हो गई, मस्टर्ड सरसों हो गया, सनफ्लावर, पोटैटो, ऑनियन, ये सारी की सारी आपके पास रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। और इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि वीट जो है वो स्टेपल फूड क्रॉप का मतलब ये होता है कि ऐसी खुराक जो बेसिकली रेगुलर रूटीन के अंदर हर बंदा ही उसको खाता हो। तो गंदम जो है उसके आटे की रोटी बनती है तो हर बंदा ही उसको खाता है, तो इस वजह से इसको स्टेपल फूड क्रॉप कहते हैं, और ये लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर ग्रो की जाती है। उसके बाद अगर हम बार्ले की बात करें तो फूड एंड फूडर, बार्ले कहते हैं जौ को, इसका दलिया भी बनता है, ये इंसान भी खाते हैं और अक्सर जानवरों को भी दी जाती है, तो इसलिए इसको फूडर कहा गया। ग्राम जो है ये एक पल्स क्रॉप है, ठीक है। उसके अलावा लेंटिल की बात करें तो ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। मस्टर्ड या कैनोला ये ऑयल सीड क्रॉप है, इनके बीजों से तेल निकलता है। सनफ्लावर एडिबल ऑयल प्रोडक्शन है, इसके भी बीज होते हैं, इनसे तेल निकलता है और खाने के तेल में इस्तेमाल होता है। पोटैटो आपके पास वेजिटेबल क्रॉप है और इसी तरह ऑनियन भी वेजिटेबल क्रॉप है। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो खरीफ क्रॉप्स हैं आपके पास। इनका सोइंग सीज़न जो है वो जून से जुलाई यानी कि समर और मानसून के दरमियान होता है, और इनकी जो कटाई होती है वो अक्टूबर से नवंबर यानी कि ख़िज़ां के मौसम में होती है। तो क्लाइमेट रिक्वायर्ड इसके लिए हॉट एंड वेट चाहिए होता है। एग्जांपल आपके पास राइस है, राइस, कॉटन, शुगर केन, मेज़, टोबैको, जवार, बाजरा, ग्राउंडनट, ऑनियन, ये सारी की सारी आपके पास खरीफ क्रॉप्स कहलाती हैं। इनकी इंपॉर्टेंस अगर देखें तो राइस जो है ये आपके पास मेजर एक्सपोर्ट क्रॉप है, इसको बेचकर आप ज़र मुबादला कमाते हैं। कॉटन की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। कॉटन जो है इसको कैश क्रॉप भी बोला जाता है, ये भी अक्सर एमसीक्यू आता है कि कैश क्रॉप बताएं जी कौन सी है पाकिस्तान की, तो वो कॉटन है। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है आपकी वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। उसके अलावा शुगर केन बात करें तो शुगर इंडस्ट्री चीनी इससे बनती है, गुड़ इससे बनता है। मेज़ की बात करें यानी कि आपके पास मकई जो है ये बंदे भी खाते हैं, मतलब इंसान भी खाते हैं, और इसके साथ साथ आपके पास जानवर भी खाते हैं। टबाकू जो है ये कैश क्रॉप है, ये बेचकर आप पैसे कमाते हैं। और उसके अलावा लेकिन इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती यहाँ पे, तो इस वजह से कैश क्रॉप तो कहा जा सकता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में पूछे कि जी कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, तो आपने कॉटन पे ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके पास जवार है, फूडर क्रॉप है, जानवरों को डाली जाती है। उसके अलावा बाजरा हो गया, ये भी फूड एंड फूडर क्रॉप है। और इसके अलावा ग्राउंड नट जो है वो ऑयल सीड क्रॉप कहलाता है। और ऑनियन जो है ये आपके पास वेजिटेबल क्रॉप है। आगे चलते हैं कि हम पाकिस्तानी इंपॉर्टेंट सिटीज़ और उनके टाइटल्स को देखते हैं, उनके ओल्ड नेम्स क्या थे। और यहाँ से एक और एमसीक्यू बनता है कि जी लास्ट टाइम मैंने देखा था कि एक एमसीक्यू बना था यहाँ से। एमसीक्यू ये था कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज पॉपुलेशन डिपेंड ऑन विच फूड फॉर प्रोटीन, के प्रोटीन के लिए पाकिस्तान की जो आबादी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट करती है, तो वो ज़्यादातर दालों के ऊपर, पल्सेस के ऊपर करती है। उसके बाद फिर मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, लेकिन पल्सेस इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और अगर आपसे कार्ब्स के बारे में पूछ ले तो आपने उसके लिए वीट जो गंदम है, क्योंकि ये स्टेपल फूड क्रॉप है, हर बंदा ही खाता है, चपाती रोटी जो इससे बनती है वो एवरी डे के अंदर इस्तेमाल होती है, तो इस वजह से अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन डिपेंड ऑन वीट फॉर द कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट चलते हैं पाकिस्तानी इंपॉर्टेंट सिटीज़ की तरफ। सबसे पहले तो आपके पास आ जाते हैं कराची की तरफ। कराची जो है हमारे पास, इसको सिटी ऑफ लाइट्स या फिर ब्राइट ऑफ द सिटीज़ भी बोला जाता है। नेक्स्ट अगर इसकी ओल्ड नेम की बात करें तो कोलाची इसका ओल्ड नेम है, और कराची जो है वो इसका करंट नेम है। टाइटल्स इसके पास सिटी ऑफ लाइट और ब्राइट ऑफ द सिटीज़ है। इंपॉर्टेंस ये है कि लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान है, नंबर 1 आता है बाय पॉपुलेशन। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट सी पोर्ट है वो कराची के अंदर ही मौजूद है।
बिन कासिम पोर्ट हो गई, कराची पोर्ट होगी, दीज आर द बिजिएस्ट सी पोर्ट्स ऑफ द पाकिस्तान। नेक्स्ट चलते हैं हम लाहौर की तरफ। पंजाब का दिल भी कहते हैं, पाकिस्तान का दिल भी इसको बोलते हैं, हार्ट ऑफ द पाकिस्तान। इसको सिटी ऑफ गार्डन्स भी बोला जाता है शालीमार गार्डन की वजह से, जो कि मुग़लों के दौर में बना था। इसका ओल्ड नेम जो था वो एंशियंट लाहौर था। करंट नाम अब इसका जो है वो लाहौर ही है। टाइटल्स अगर हम बात करें, हार्ट ऑफ पाकिस्तान, सिटी ऑफ गार्डन्स। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये कल्चरल कैपिटल है। मुग़लों के दौर की जितनी भी फ़न तामीर हुई है वो सारी आपको लाहौर में देखने को मिलेगी, या फिर दिल्ली के अंदर या आगरा के अंदर आपको देखने की मिलेगी हिंदुस्तान में। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ये अपने हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स और मुग़ल आर्किटेक्चर की वजह से फेमस है। इस्लामाबाद की बात करें तो इसका ओल्ड नेम जो है वो सैदपुर है, जबकि करंट नेम इसका इस्लामाबाद है। कुछ किताबों के अंदर राजशाही जो है वो भी इसका ओल्ड नेम जो है वो समझा जाता है। ये एक प्लान्ड सिटी था जो 1967 के अंदर पाकिस्तान का कैपिटल बनता है। इसको बड़ा सोच समझ कर बनाया गया था। इसका जो मैप था वो 1960 के अंदर बनाया गया था, और एक बंदा था ग्रीस से जिसका ताल्लुक था, उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोस ए डॉक्सीडस। पूरा नाम था कॉन्स्टेंटिनोस एपास्ट्यूलो डॉक्सीडस, उसका पूरा नाम था। ये याद रख लीजिएगा, ये पूछ लेता है अक्सर एमसीक्यू में कि किसने मैप इसका डिज़ाइन किया था। तो वो एक ग्रीक आर्किटेक्चर था, कॉन्स्टेंटिनोस एपोस्टोलो डॉक्सीडस। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो मुल्तान की बात करें, इसको सिटी ऑफ सेंट्स या सिटी ऑफ गोल्ड भी बोला जाता है। एंशियंट मुल्तान इसका पुराना नाम है। मुल्तान स्पेलिंग जो इसके थे उनमें चेंज आती थी, इसको MOL भी पढ़ा जाता था। और सूफ़ी श्राइन्स यहाँ पे हैं, लाइक बाउद्दीन ज़िक्रिया का दरबार है, शाद शम्स तब्रेज़ का दरबार है, और भी बहुत सारे सूफ़ी सेंट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं। इस वजह से इसको सिटी ऑफ सेंट्स बोला जाता है। अपने आमों की वजह से मुल्तान बहुत मशहूर है, और इसके अलावा अपनी ब्लू पोट्री की वजह से, जो बर्तन होते हैं नीले कलर के संगे मरमर से बने हुए, उनके लिए बहुत मशहूर है। नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं, पेशावर की बात करें तो इसको सिटी ऑफ फ्लावर्स या गेटवे टू खैबर भी बोला जाता है। पुरुषपुरा इसका पुराना नाम था, अब इसको पेशावर बोलते हैं। हिस्टोरिक ट्रेड सेंटर रहा है, और खैबर पास की तरफ जो है अफ़गानिस्तान की तरफ ये गेटवे भी रहा है। नेक्स्ट अगर कोयटा की बात करें, इसको फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। ड्राई फ्रूट्स आपकी पाकिस्तान के जो ज़्यादातर पैदा होते हैं उनकी प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी वो कोयटा से ही होती है। शालकोट इसका पुराना नाम था, करंट नेम इसका कोयटा है। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि फेमस फ्रूट ऑर्चर्ड है। नेक्स्ट आगे चलें, फैसलाबाद, तो इसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बोला जाता है। ओल्ड नेम इसका लायलपुर था, करंट नेम इसका फैसलाबाद है, और ये टेक्सटाइल हब है आपका। जितनी भी टेक्सटाइल फैक्ट्री हैं वो मोस्टली आपको फैसलाबाद और शेखुपुरा के लॉन्ग ही देखने को मिलेंगी। रावलपिंडी की बात कर लें तो इसको पिंडी बोलते हैं, और इसके अलावा गैरिजन सिटी भी इसको बोला जाता है। इसका ओल्ड नेम रावलपिंडी अलग-अलग था, और कुछ जगहों पे ये भी कहा जाता है कि रावलपिंडी का शुरू से नाम ही यही रहा है, ये कभी भी चेंज नहीं हुआ, बस इसको इस तरह अलग अलग करके पढ़ा जाता था। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि आपका जो GHQ है, जनरल हेडक्वार्टर आर्मी का, वो पिंडी के अंदर मौजूद है। नेवी के हेडक्वार्टर के बारे में अक्सर पूछ लेता है, तो वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है नेवी का हेडक्वार्टर। और इसके साथ आपसे अक्सर औकात जो है वो नेवल बेसिस के बारे में पूछ लेता है। तो नेवल बेस जो PNS डॉकयार्ड, पाकिस्तान नेवल बेस जो डॉकयार्ड है वो कराची के अंदर है। PNS कासिम जो है वो भी कराची के अंदर है, और इसी तरह PNS इकराम जो है वो उड़माड़ा के अंदर बलूचिस्तान में मौजूद है। और यहाँ से मज़ीद जो MCQs बनते हैं, अक्सर औकात आपसे एयरफोर्स का हेडक्वार्टर पूछ लेता है। एयरफोर्स जो हेडक्वार्टर है उसका वो भी इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं सियालकोट की तरफ। इसको सिटी ऑफ इकबाल या सिटी ऑफ स्पोर्ट्स भी बोला जाता है। अपने स्पोर्ट गुड्स के लिए और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। पाकिस्तान की टीम वैसे तो फुटबॉल की है, लेकिन फिर भी वो कभी क्वालिफाई नहीं कर सकी। लेकिन हर साल फीफा वर्ल्ड कप के अंदर, या जब भी फीफा वर्ल्ड कप होता है, उस वक्त पाकिस्तान उसमें मौजूद रहता है। क्योंकि सियालकोट से बनी हुई फुटबॉल्स जो हैं वो वहाँ पे यूज़ होती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हैदराबाद की तरफ, तो इसको सिटी ऑफ पीस बोला जाता है, और ये हिस्टोरिक सिटी ऑफ सिंध है। नेक्स्ट बावलपुर है, इसको सिटी ऑफ नवाब बोला जाता है। ये वो फर्स्ट आपके पास आज़ाद, ये सबसे पहली आज़ाद रियासत थी जिसने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। नूर महल हो गया यहाँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा चोलिस्तान का जो रेगिस्तान है, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा एक और इधर फेमस वो है किला दरावड़, वो भी आपको देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट चलते हैं सखर की तरफ, तो इसको सिटी ऑफ ब्रिजेस भी बोला जाता है। इंडस रिवर के जो ब्रिजेस हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं सखर के अंदर। 3 ब्रिज हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक आपके पास सखर बैराज है जो कि सबसे पहले तो इंडस रिवर के ऊपर कायम है और ये इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पे अयूब ब्रिज है जो कि एक फेमस रोड एंड रेलवे ब्रिज है। और उसके अलावा आपके पास लैंस डाउन ब्रिज है यहाँ पे जो कि इंडस रिवर के ऊपर एक रेलवे ब्रिज बनाया गया है, तो इसलिए इसको सिटी ऑफ ब्रिजेस भी बोला जाता है। एक बैराज भी है जो कि सखर बैराज वो यहाँ पे मौजूद है। मोइंजोदाड़ो ये एक एंशियंट सिटी है, हेरिटेज सिटी है ये। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट सिटी है। मोइंजोदाड़ो जो है वो आपको लाड़काना में देखने को मिलेगा, सिंध का डिस्ट्रिक्ट है लाड़काना उसके करीब। तो ये थे जी कुछ पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट सिटीज़ और उनके टाइटल्स। और ये अक्सर एग्जामिनर आपसे जितने भी डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं लाइक FIA, IB, CTD और पुलिस वगैरह के, तो इनमें ये लाजमी पूछता है। जनरल नॉलेज के अंदर यही क्वेश्चंस उसने आपसे पूछने हैं। तो अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आता है तो काइंडली इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।